कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं नज़दीक हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो। आप अगर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस पे पकड़ जो है अच्छी बनानी होगी और अंतिम समय में आपको अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना होगा और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको अच्छे से कवर करना होगा। तो यूपी पीसीएस में भी बहुत समय बचा हुआ है अभी, अगर आप चाहें तो अच्छे से अपने जीएस के पेपर को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन में विज्ञान सेक्शन पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान हमको देखना है, जिसमें हम आज की क्लास में आपको लेके चल रहे हैं भौतिकी के बारे में, फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा मापक यंत्रों के बारे में, मापक यंत्रों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया और ये देखा कि किस तरह जो है मिलान वाले प्रश्न आते हैं तो उनको हम किस तरह टैकल करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, कौन सा मापक यंत्र किस लिए प्रयुक्त होता है ये हमने डिटेल में उसको देखा। अब देखिए, यांत्रिकी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो पहली विधा है वो क्या थी? यांत्रिकी थी। यांत्रिकी ही हम लोग पढ़ रहे हैं और यांत्रिकी में जो है हमने भौतिक राशियां पढ़ ली हैं, मात्रकों को पढ़ लिया है, मापक यंत्रों के बारे में पढ़ लिया है। तो कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यांत्रिकी में और क्या क्या बचता है, क्या क्या चीज़ें बचती हैं यांत्रिकी में, वो चीज़ें हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे भार एक टर्म है, कुछ टर्मिनोलॉजी आप क्लियर कर लीजिए, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जानी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, वो क्या है? एक टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले यांत्रिकी तो आपने देखा ही था, इसमें क्या होता है, इसमें पिंडों पर लगने वाले बल की बात होती है। किसकी बात होती है? पिंडों पर लगने वाले बल की बात होती है और उन पर बल लगने के बाद जो उनका विस्थापन होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसी का अध्ययन होता है। यांत्रिकी में हमने क्या देखा था? क्या है? अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैकेनिक्स क्या है? पिंडों पर लगने वाला बल और विस्थापन के बाद उनमें व्यवहार में परिवर्तन। उनमें किसमें? पिंड के। पिंडों पर जब हम बल लगाते हैं तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, उसका विस्थापन होता है, तो उसका जो व्यवहार बदलता है, इसी का अध्ययन होता है यांत्रिकी में। तो चलिए, यांत्रिकी तो टॉपिक ही था। अब यांत्रिकी के बाद हम कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक टर्म था आपका भार। क्या था? वो टर्म था भार। वेट, जिसको हम वेट कहते हैं। भार दरअसल होता क्या है दोस्तों? किसी भी वस्तु पर, बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, परीक्षाओं में जो है परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको अगर परिभाषाएं क्लियर रहेंगी तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल करने में सहज महसूस करेंगे। तो छोटे छोटे जो टर्म हैं इनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। वेट या भार क्या है दोस्तों? असल में वेट और भार कुछ भी नहीं है, बस पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये कोई वस्तु है, चाहे इसको सूर्य, आप इसको चंद्रमा रख लीजिए, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, इसको हम कोई वस्तु मान लेते हैं, ये चंद्रमा है। तो पृथ्वी अपने आकर्षण बल से चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती, पृथ्वी अपने आकर्षण बल से चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है, ये तो आपको पता है। अब मान लीजिए चंद्रमा की जगह जो है एक हम कोई वस्तु रख लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये है पत्थर का एक टुकड़ा। क्या है? पत्थर का एक टुकड़ा। तो पत्थर का एक टुकड़ा है, तो ये जो है पृथ्वी अपनी तरफ इसको एक आकर्षण बल से खींचती है, अपने आकर्षण बल से इसको अपनी तरफ खींचती है। दिशा आप याद रखिए, दिशा इसकी सिर्फ एक होगी
और वो हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। दिशा इसकी अलग नहीं हो सकती। ये बल सिर्फ एक दिशा में काम करता है, पृथ्वी की तरफ, सिर्फ एक दिशा में काम करता है, पृथ्वी की तरफ। तो भार क्या है, पृथ्वी का आकर्षण बल है जो किसी भी वस्तु पर लगता है। और ये क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। ये आपको क्लियर ही हो गया सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा स्पष्ट है, कोई और दिशा में वो बल नहीं काम करेगा, सिर्फ आकर्षण बल पृथ्वी की तरफ ही लगता है। तो भार आपको क्लियर हो गया। द्रव्यमान इसी के साथ देख लेते हैं कि मास या द्रव्यमान हम किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, मास। द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, मास। द्रव्यमान क्या है दोस्तों, किसी भी वस्तु का मास या द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या है, उस वस्तु या पदार्थ में उस वस्तु की मात्रा या परिमाण, उस वस्तु का, किस वस्तु का, जो वस्तु है। मतलब मान लीजिए ये एक पत्थर है, तो इस पत्थर का जो परिमाण होगा वही क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा या मास होगा। अब देखिए हर वस्तु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती, तो उसका एक निश्चित परिमाण होता है। किसी भी वस्तु का एक निश्चित परिमाण होता है। तो ये जो परिमाण है यही है मास या द्रव्यमान। अब देखिए भार, भार कहीं ना कहीं गलती से लोग प्रयुक्त भी कर देते हैं, लेकिन भार और द्रव्यमान दोनों दो बातें हैं। भार जो है आकर्षण बल है जो नीचे की तरफ काम करता है, और द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु में उस पदार्थ का परिमाण ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इस वस्तु का परिमाण है 1 kg, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम मास है। अब मान लीजिए हम पृथ्वी पर इस वस्तु को तौलते हैं और इस वस्तु को हम चंद्रमा पे तौलते हैं। चंद्रमा का आकर्षण बल क्या है, पृथ्वी से कम है। चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी से क्या है, 1/6 भाग है, ठीक है, 1/6 भाग है। अब देखिए अगर यही वस्तु का भार हम ज्ञात करें, अगर इसी वस्तु का 1 किलोग्राम वस्तु का भार हम ज्ञात करें, कहाँ पर, पृथ्वी पर, और इसी वस्तु का भार हम ज्ञात करें चंद्रमा पर, तो आपको क्या लगता है कि दोनों जगह इस वस्तु का भार, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु का भार दोनों जगह समान होगा? क्या दोनों जगह समान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों जगह इसका द्रव्यमान समान होगा? क्या अगर दोनों जगह इसका द्रव्यमान देखा जाए तो द्रव्यमान समान होगा? जी हाँ दोस्तों, इस वस्तु का द्रव्यमान दोनों जगह समान होगा, लेकिन भार दोनों जगह अलग अलग होगा। जहां पर आकर्षण बल इस वस्तु पर ज्यादा लगेगा वहां पर इसका भार ज्यादा होगा। पृथ्वी पर जब हम इसका वेट करेंगे तो जो वेट होगा उसका 1/6 भाग हमको जो है उसका वेट महसूस होगा उस वस्तु का चंद्रमा पर। इसका मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसलिए वहां पर वेट कम होगा। आपने देखा होगा जब स्पेसशिप जाता है तो उसमें जो है बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। स्पेसशिप में जो है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, आपने उनको ब्रश करते हुए देखा होगा या पानी पीते हुए देखा होगा। तो तरल और बहुत सारी चीज़ें उनके यान में जो विशेष कक्ष होता है वो तैरती रहती है। पानी वो पीते हैं लेकिन नीचे नहीं गिरता है, ऐसे तैरता रहता है। टूथब्रश करते हैं तो वो झाग बाहर तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है या बहुत ही कम होता है, इसलिए वो धरती की तरफ चीज़ें नहीं गिरती। ये गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है, व्यवहारिक जीवन में अगर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए
तो बहुत किस्म की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक है। तो ये आप क्लियर समझ गए, जो पिंड जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम लगाएगा वहां पर उस वस्तु का भार कम होगा, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा वहां पर उस वस्तु का भार ज्यादा होगा, लेकिन उस वस्तु के द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान अचर होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित उस वस्तु का परिमाण है जो कि अचर है। उस वस्तु का क्या है? परिमाण है जो अचर है। क्लियर हुआ? चलिए, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और भार को w से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, ये दो चीज आपको क्लियर हो गई, द्रव्यमान और भार। अब देखिए, द्रव्यमान और भार में बेसिकली क्या क्या अंतर होता है, थोड़ा सा हम पॉइंट में देख लेते हैं। हम पॉइंट में देख लेते हैं कि द्रव्यमान और भार में बेसिकली क्या अंतर है। हम यहाँ देखते हैं भार और यहाँ लिखते हैं द्रव्यमान। यहाँ लिखते हैं भार और यहाँ लिखते हैं द्रव्यमान। हम देखते हैं बेसिकली क्या अंतर होता है इन दोनों में, ठीक है, समझने का प्रयास करें। भार दरअसल क्या है? भार क्या है? भार पृथ्वी का आकर्षण बल है। आकर्षण बल है जो किसी भी वस्तु पर लगता है, ठीक है। पृथ्वी का आकर्षण बल, किस पर आकर्षण बल? उस वस्तु पर जिसका हम भार निकाल रहे हैं या ज्ञात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें, द्रव्यमान क्या है? उस वस्तु का परिमाण। उस वस्तु का क्या है? परिमाण है। उस वस्तु का परिमाण क्या है? द्रव्यमान है। और आकर्षण बल क्या है? भार है। नंबर 1, ये अंतर स्पष्ट हुआ। दूसरी चीज, इसका मात्रक क्या है? भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक न्यूटन है। भार का मात्रक क्या है? न्यूटन है। और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। न्यूटन। इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। हम किलोग्राम में ही तो नापते हैं, या मान लीजिए ग्राम, किलोग्राम या ग्राम में हम नापते हैं किसको? द्रव्यमान को। लेकिन भार हमेशा किस में आ जाएगा? न्यूटन में। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अच्छा, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, भार सदिश राशि है। कैसी राशि है? अभी आपने देखा कि भार क्या है? सदिश राशि है, जबकि ये क्या है? अदिश राशि। ये क्या है? अदिश राशि। ऐसा क्यों? द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान उस वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण है, तो इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो है भार तो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, पृथ्वी की तरफ। जो पिंड इस पे आकर्षण बल लगा रहा है उसी दिशा की तरफ तो भार काम करेगा या बल काम करेगा। तो ये जान लीजिए कि दिशा निश्चित है। अगर ये आकर्षण बल इधर न लग के इधर लगता तब ये कैसे होता? प्रतिकर्षण बल होता, तो भार कैसे होता? कहने का मतलब ये है कि ये सदिश राशि है, हमेशा भार सदिश राशि है। अब अगर देखिए, अगर ये जो है आप समझ रहे हैं कि आकर्षण बल है और ये परिमाण है, तो इससे एक चीज और स्पष्ट हो जाती है, जो चौथा पॉइंट है, ये क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग स्थानों पर भार भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, जिस पिंड पे जो है, जिस पिंड का आकर्षण बल जो है ज्यादा होगा, वस्तुओं की तरफ वो अधिक जो है भार से खींचेंगी, अधिक बल से खींचेंगी, ठीक है। और जिस वस्तु का आकर्षण बल कम होगा वहां पर अपेक्षाकृत जो है क्या होगा? वहां पर वो भार कम होगा। लेकिन द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं है। द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं है। ये क्या होगा? निश्चित होगा। क्या होगा? ये हर जगह अचर होता है। द्रव्यमान क्या होता है? अचर होता है। अभी हमने चंद्रमा और पृथ्वी के उदाहरण में बताया कि अगर एक ही वस्तु का द्रव्यमान दोनों जगह जो है मापा जाए तो द्रव्यमान तो दोनों जगह समान होगा, लेकिन अगर उसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी और चंद्रमा पे मापा जाए तो उनमें अंतर आएगा, क्योंकि दोनों पिंडों का आकर्षण बल अलग अलग है। पृथ्वी का आकर्षण बल ज़्यादा है
और चंद्रमा का आकर्षण बल कम है। ठीक है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो भार और द्रव्यमान में अंतर एकदम स्पष्ट हो गया होगा। बहुत आवश्यक है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को एकदम क्लियर कर लें दिमाग में, ताकि फिर जब आपको तथ्यों को याद करना होगा ना तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। तथ्यों को याद करने में हमें मुश्किल इसीलिए आती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, हमें ये समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। चलिए ठीक, आइए देख लेते हैं। दूरी, दूरी समझते हैं कि दूरी क्या है। आप सुनते हैं ना दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है दोस्तों? डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई। यहां पर वास्तविक लंबाई का मतलब क्या है? वास्तविक लंबाई का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जितनी भी वास्तविक लंबाई तय करती, मतलब जितना भी वो मूव करेगी, चलेगी, वो कुल कैलकुलेट किया जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि वो पहली अवस्था और अंतिम अवस्था से कितना गैप में है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कोई वस्तु ए स्थान पर है, ठीक है, ये वस्तु यहाँ है ए पॉइंट पर। अब मान लीजिए यहाँ से ये चलते हुए ऐसे ऐसे होके ऐसे ऐसे चली, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आके ऐसे ऐसे बी पॉइंट पे रुक गई। बी पॉइंट पे रुक गए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका घर है और बी पॉइंट पर आपका एक होटल है, ठीक है। अब ए जो है, यहाँ से ए पॉइंट से आप चलते हैं और यहाँ से ये दूरी तय करते हुए बी पॉइंट पर पहुँचते हैं। मान लीजिए 15 किलोमीटर है। कितना है टोटल? आप जिस गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं वो गाड़ी कैलकुलेट करके बताती है, या ओडोमीटर जो उसका होता है, आपने देखा ओडोमीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है? वाहन की गति मापने के लिए। अब देखिए, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी नापने के लिए। तो मान लीजिए उसने बताया कि 15 किलोमीटर आप चल चुके हैं। अब मान लीजिए घर जो है यहाँ है, ये प्रारंभिक अवस्था है। ए पॉइंट क्या है? ये है प्रारंभिक अवस्था, और ये बी पॉइंट क्या है? ये है अंतिम अवस्था। क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये देखा जाए कि पूरी गाड़ी आपकी कितनी वास्तविक लंबाई, जो मैंने शब्द पे ध्यान दिया था, वास्तविक लंबाई को कवर करती है, तो टोटल कितना होगा? 15 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए ये अंत में यहाँ पर जो ये होटल है आपका, ये इससे मान लीजिए केवल 5 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं ये भी 5 क्या 5 ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 ही किलोमीटर पे है। तो मान लीजिए ए और बी, वास्तव में होटल जो है घर से कितना किलोमीटर दूर है? 1 ही किलोमीटर दूर है, लेकिन तय की गई दूरी कितनी है? ये वास्तविक लंबाई मार्ग की कितना है? 15 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस की बात हमेशा किया जाएगा, हमेशा डिस्टेंस की बात जब भी होगी तो हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस कितनी आएगी? 15 किलोमीटर। एकदम स्पष्ट है, एकदम उदाहरण से स्पष्ट है कि 15 किलोमीटर। मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति की दूरी अंत में कितनी बची, इससे मतलब नहीं। वास्तविक लंबाई मतलब कितना चली, चाहे वो घूम फिर के वहीं आ गई वापस, लेकिन ये क्लियर है कि हमें पूरी वास्तविक लंबाई कैलकुलेट करनी। क्लियर हो गया? डिस्टेंस क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, इसी के साथ हम समझ लेते हैं, इसी के साथ समझ लेते हैं हम विस्थापन। यही इसी के उदाहरण में ही समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ पाएगा। विस्थापन, विस्थापन। अब विस्थापन और दूरी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है? वास्तविक जो है लंबाई, वास्तविक लंबाई जो है वो होती है किसमें? दूरी में। यहां पर वास्तविक दूरी की बात है। वास्तविक दूरी अंत में कितनी बची है? 1 किलोमीटर। कितनी बची है? 1 किलोमीटर।
तो इसकी परिभाषा विस्थापन की क्या है? विस्थापन की परिभाषा यह है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई अंतिम दूरी से प्रारंभिक दूरी, मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग जो है उस पे तय की गई दूरी में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम दूरी की बात हो रही है। अगर ये जो है प्रारंभिक स्थिति है, बी अंतिम स्थिति है, तो अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी ही क्या होती है? विस्थापन होती है। विस्थापन कितना होगा? 1 किलोमीटर। मतलब ये जान लीजिए कि कोई वस्तु वास्तव में कितना विस्थापित हुई, बात समझ रहे हैं? वास्तव में वो वस्तु कितना विस्थापित हुई, अंत में रिजल्ट क्या आया। भले वो 15-20 किलोमीटर टहल ली, लेकिन अंत में आके तो 1 किलोमीटर पर ही वो खड़ी है वस्तु या व्यक्ति। कहने का मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में गैप कितना है? सिर्फ है तो 1 ही किलोमीटर का। तो असल में जो विस्थापन हुआ किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का, वो हुआ केवल 1 किलोमीटर, न कि 15 उसकी दूरी होगी, 15 किलोमीटर उसकी दूरी होगी, लेकिन विस्थापन क्या होगा? अंतिम स्थिति बी माइनस प्रारंभिक स्थिति ए बराबर 1 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी क्या होगी? विस्थापन होगी। क्लियर हुआ? तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूरी में कोई भी दिशा नहीं होती, दूरी कुछ भी हो सकती है। ये लंबाई, ये इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, ऐसे गया, वैसे कोई मतलब नहीं। ये कैलकुलेशन केवल हो रहा है जितना वो चल रहा है। लेकिन विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में दिशा निर्धारित होगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि यहाँ से चला लेकिन लौट के यहाँ आया, तो ये दूरी कैलकुलेट हो रही है ना कि वापस उसी दिशा में तो वापस आ गया। जैसे यहाँ भी देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, सीधा सीधा देख लीजिए, ए स्थिति है, ये बी स्थिति है। अब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ सफर की, मान लीजिए 5 किलोमीटर है इसकी दूरी, यहाँ से ये यहाँ सफर की 5, और यहाँ से लौट के फिर यहीं आ गई 5, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, क्योंकि पूरा जितना वास्तविक लंबाई है उतनी आएगी। लेकिन अगर ए स्थान पर कोई वस्तु थी, यहाँ गई 5 किलोमीटर, बी स्थान पर फिर वापस आ गई ए वाले स्थान पर 5 किलोमीटर वापस, तब ये विस्थापन, मतलब ये दिशा बता दिया ना कि वास्तव में ये गई थी इस दिशा में, ये पूर्व की दिशा में गई थी, लेकिन अंत में पश्चिम की दिशा पर प्रारंभिक स्थिति में ये आ गई। तो विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर। मतलब इसमें दिशा ये निर्धारित है, दिशा ये जरूर पता रहेगी, तभी ये विस्थापन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दूरी और विस्थापन हमने देख लिया और अलग अलग समझ लिया कि इसमें वास्तविक अंतर क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, जो न समझ में आया आप हमें जरूर बताएं। छोटी छोटी बातें हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिभाषाओं को हम देखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। इसी तरह एक टर्म और है, चाल। अब चाल क्या है? दूरी बटा समय। अब देखिए, दूरी तो आप समझ ही चुके हैं। स्पीड को हम कैसे निकालेंगे? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी की परिभाषा क्या है? प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या है? चाल है। मतलब प्रत्येकांक समय में, एक निश्चित एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है वही क्या होती है? उस वस्तु की चाल होती है। दूरी आपको पता है ये क्या है? अदिश राशि। मतलब किस तरफ जा रही है दूरी, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है घूम फिर के आसपास ही जो है वास्तविक लंबाई बढ़ा रही हो, इससे मतलब नहीं है। वो जिसने समय में, प्रत्येकांक समय में वो दूरी या वास्तविक लंबाई पूरी करेगी, वो स्पीड हो जाएगी, वो चाल हो जाएगी। दूरी बटा समय। तो दूरी को क्या नापेंगे? किसमें? मीटर में। एसआई मात्रक क्या है इसका? दूरी का मीटर है, और इसका मात्रक क्या है? सेकंड है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, इसी के साथ हम देख लेते हैं वेग को। जैसे हमने दूरी के साथ विस्थापन को देखा था,
इसी तरह हम इसके साथ क्या देखेंगे, वेग को। अब मान लीजिए वेग यहाँ, ठीक है, वेग को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग होता है। अब देखिए दूरी और विस्थापन में जैसे हमने अंतर समझा था, दूरी मतलब वास्तविक लंबाई, मतलब कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जा रही है, जितना भी डिस्टेंस, जितनी भी वास्तविक लंबाई वो कंप्लीट कर रही है वही उसकी दूरी है। लेकिन अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी वो वस्तु तय कर रही है वो क्या था, विस्थापन था। आपको याद होगा अच्छे से। यहाँ पर वास्तविक जो विस्थापन है वो कितना है और वो कितने एकांक समय में है, तभी वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा या वेलोसिटी कहलाएगा। एकदम क्लियर है। जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर था, वैसे चाल और वेग में है। यहाँ प्रति एकांक समय की बात है केवल। मतलब अगर वो दूरी प्रति एकांक समय में जितने प्रति एकांक समय में तय करती है वस्तु, तो वो चाल हो जाएगी। और वो विस्थापन मतलब अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो जितने समय में तय करेगी, जो 1 किलोमीटर वाली दूरी थी, वो जिस प्रति एकांक समय में तय करेगी वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्लियर हुआ। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन या दूरी को हम किस में नापते हैं, मात्रक इसका क्या था, दूरी को आपको पता ही है। दूरी हमने अभी बताया आपको ना, तो दूरी आप जान लीजिए कि दूरी का जो मात्रक होता है, चूंकि वास्तविक लंबाई की बात है तो मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। ये बात अलग है कि दूरी अदिश है और विस्थापन क्या है, सदिश है। लेकिन दूरी तो तय होगी ना, जैसे किलोमीटर है तो मीटर इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है, बाकी फिर वो मीटर से बढ़ेगा तो किलोमीटर तक जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो मीटर दोनों की इकाई है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अदिश है दूरी और सदिश है विस्थापन। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपको पक्का पता है कि चाल जो है अदिश राशि है, क्योंकि दूरी तय करनी है और दूरी जाहिर सी बात है अदिश राशि है, तो चाल भी अदिश राशि होगी। मतलब इससे कोई मतलब नहीं किस दिशा में वस्तु गमन कर रही है या गति कर रही है, मतलब इससे है कि प्रति एकांक समय में वो कैलकुलेशन होना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अदिश राशि है। क्या क्या अदिश राशि है, चाल। और वेग क्या है, वेग को निकाल लेते हैं, विस्थापन बटे समय। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय जब हम निकाल लेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका मीटर बटे समय, अर्थात वही हुआ मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो चाल का मात्रक होगा वही विस्थापन का भी मात्रक होगा। अंतर चाल और वेग में केवल होगा दिशा का। ये क्या है, वेग सदिश राशि है। और हमने देखा कि जो है चाल क्या है, अदिश राशि है। ये भी अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा, एकदम क्लियर। हमने भार और द्रव्यमान में अंतर को देख लिया, हमने दूरी और विस्थापन में अंतर को समझ लिया, और हमने अंत में क्या किया, चाल और वेग के अंतर को स्पष्ट कर लिया। कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का नहीं होगा। ठीक है, अब आइए त्वरण देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है त्वरण का। जब आप न्यूटन के नियम पढ़ेंगे तो वहां इस शब्द से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलेटर वर्ड से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप एक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। एक्सीलेटर क्या करता है, आपके वेग को, ध्यान दीजिएगा, स्पीड को नहीं, स्पीड किसी भी दिशा में हो सकती है, बैक भी हो सकती है, तो वो स्पीड नहीं होगी, सिर्फ आगे बढ़ना है। गतिशील वस्तु को आगे बढ़ना है आपको एक डायरेक्शन में, तो जो आप उसके वेग में परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए एक वेग से जा रहे हैं, आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो आप और तेजी से जाते हैं। वेग परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को बहुत सरल भाषा में समझिए। त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, वही जो एक्सीलेटर में आप यूज करते हैं।
त्वरण, ठीक है, उसी से बना है एक्सीलरेटर, मतलब वेग परिवर्तन की दर। क्या है, क्या है? एक्सीलरेटर, वेग परिवर्तन की दर। और किसके साथ? समय के साथ। देखिए, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और किस दर से हो रहा है? मतलब प्रति एकांक समय में हो रहा है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण है। क्लियर हुआ? त्वरण क्लियर हुआ। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग का मतलब जो वेग आपने बढ़ा दिया, एक्सीलरेटर आपने दिया, तो अंतिम वेग जो था और प्रारंभिक वेग था, इनका अंतर और कितने समय में। त्वरण, ए को त्वरण के चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? समय, मतलब कितने एकांक समय में ये अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये आपको देखना है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है, ये आएगा त्वरण। तो ये त्वरण क्या आएगा? फिर ये एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मात्रक के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको क्या मात्रक इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? मात्रक इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि वेग में ऑलरेडी आप जान रहे हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड वेग का है, तो एक समय यहाँ और हो गया है, इसलिए क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर देंगे। तो क्लियर हुआ? इसका मात्रक कैसे हमने निकाला? मात्रक कैसे निकाला? क्लियर हुआ? जैसे प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग निकालेंगे तो क्या होगा? v2 माइनस v1। तो यहाँ पर जब इसका मात्रक हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें हमको भाग देना है सेकंड से मात्रक निकालने के लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है इसका मात्रक आ जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। ये त्वरण है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? देखिए, ये तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण जो है सामान्य रूप से है। गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई वस्तु, उसको जी से निरूपित करते हैं। जी से क्या निरूपित करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण को। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण क्या है दोस्तों? देखिए, यही वेग परिवर्तन की दर जब गुरुत्वीय दिशा में होती है या गुरुत्वीय आकर्षण बल के अनुरूप होती है। जैसे कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है, पृथ्वी की तरफ गिर रही है, तो इसको कौन सा बल खींच रहा है? आकर्षण बल खींच रहा है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, यह भी आपने देखा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो मान लीजिए इसको नीचे की तरफ आते हुए इसमें जो वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, और जिस प्रत्येकांक समय में घटित हो रहा है, यही क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। मतलब जैसे आपने त्वरण को समझा था, बस यहाँ वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, बस इतना ही समझिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? वहां पर जो एक्सीलरेशन होता है, इसको न्यूटन के नियमों में हम पढ़ेंगे कि F बराबर ma होता है। तो वहां किस तरह बल काम करता है? एक सामान्य बल किस तरह काम करता है और गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह काम करता है? तो F की जगह जो है G हो जाता है। G गुरुत्वीय बल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है F किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो सामान्य बल या फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ? चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है टर्मिनोलॉजी थी, ये आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। और यांत्रिकी की जो बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी, टर्मिनोलॉजी थी, वो मैंने आपको बता दी।
अब देखिए, इसके बाद अगली क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसको जरूर आप पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा, समझिएगा और पूरी तरह से उसको समझने का प्रयास जरूर करिएगा। वो टॉपिक कौन सा है? न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसको नई क्लास में शुरू करेंगे। उनके तीनों गति के नियमों को हम देखेंगे और उनसे संबंधित उदाहरणों के माध्यम से उनको अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।